Goal, nation's leading institute. Hello students, welcome in video solution of Spot Test 7. Myself Saurav Kumar, Chemistry Faculty, Goal Institute. In this video I am going to discuss organic chemistry part. Okay? तो सबसे पहले क्वेश्चन जो यहाँ पे स्टार्ट किया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 51, जिसमें कि आपको आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पूछे जा रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आपको दिए हुए रहे, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोगों को चेक करना पड़ता है कि सबसे यहाँ पर सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जो हम लोगों को दिया हुआ है वो है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड जिस कार्बन से अटैच्ड है, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगा और यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हुए लेफ्ट साइड में जाएंगे ना, राइट साइड में जाएंगे तो वहां पर कुछ नहीं है 2 पे, इधर 2 पे NO2 है, तो लेफ्ट साइड में जाएंगे तो 2, 3, 4, 5, 6 अल्फाबेटिकली इसका नाम लिख दो। तो अल्फाबेटिकली तुम देखो 5 पे है NH2, क्या लिखते हैं एमिनो, और CH2OH को क्या लिखते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल लिखा जाता है CH2OH को, तो यही लिखा है। तो देखोगे 5 एमिनो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है ही, थर्ड ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है 5 एमिनो 4 CH2OH को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल, तो 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल, 2 पे नाइट्रो है और लास्ट में लिखेंगे बेंजल्डिहाइड, क्योंकि बेंजीन के साथ CHO है तो कहते हैं बेंजल्डिहाइड। तो 51 का आंसर हो जाएगा थर्ड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हम लोगों का दिया हुआ है 54, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड। अब आप तुम देखो यहां पर कैसे निकालते हैं। द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर SN1 रिएक्शन फॉर एबव गिवन कंपाउंड एच। बच्चों बहुत बार हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि रेट ऑफ SN1 जब भी आपको पूछे जाए तो एक ही काम करना है कि जहां पे लिविंग ग्रुप दिया हुआ है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जहां कहीं भी दिया हुआ है उसको हटाओ, बनाओ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो इसके केस में हम लोग कहते हैं कि रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, यही तो काम करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, यही करना है ना। उसके बाद हम लोगों को करना क्या है, जहां जहां ब्रोमीन दिया हुआ है उस ब्रोमीन को पहले तुम हटा दो। ओके, यहां से ब्रोमीन को हटाओ, बनाओ कार्बोकैटायन, यहां से ब्रोमीन को हटाओ, बनाओ कार्बोकैटायन, यहां से भी ब्रोमीन को हटाओ, यहां कार्बोकैटायन, यहां पे ब्रोमीन को हटाओ, यहां कार्बोकैटायन, बना दिया। अब उसके बाद तुम देखो रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अब देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है। बच्चों इसके ऊपर तुम देखोगे तो ये कार्बन का हाइब्रिडेशन यहां पर क्या है sp3। जब इसका sp3 हाइब्रिडेशन है, इसका मतलब ये जो कंपाउंड है एक्चुअल में वो नॉन एरोमेटिक है। अगर रिंग के अंदर एक भी कार्बन sp3 हो गया उसको कहते हैं नॉन एरोमेटिक। और इसमें देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड है, तो जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड होगा इसको अब हम लोग कहते हैं एंटी एरोमेटिक। ओके, तो ये कार्बोकैटायन बनने के बाद ये कंपाउंड कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक। और यहां देखो इसमें क्या है ना, ऊपर में लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है, तो जैसे डिलोकलाइज्ड हुआ तो लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, देखो ना, तो 2 पाई बॉन्ड 1 लोन पेयर मिला के हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे डिलोकलाइज्ड है कार्बोकैटायन के साथ, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन जैसे डिलोकलाइज्ड हुआ कार्बोकैटायन के साथ, इसका मतलब ये कंपाउंड जो होगा वो एरोमेटिक हो जाएगा। बात खत्म। यहां भी देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो 2 पाई बॉन्ड और 1 लोन पेयर के साथ डिलोकलाइज्ड है, पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहां भी हो गया, इसका मतलब ये भी रिंग कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। अब तुम देख रहे हो कि यहां भी एरोमेटिक वहां भी एरोमेटिक, और हम लोग ये पहले जानते हैं एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक। तो सबसे कम स्टेबल कार्बोकैटायन तो बी का होगा, ये तो क्लियर हो चुका है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड है कार्बोकैटायन के साथ। अब ये नॉन एरोमेटिक है, वो भी कम स्टेबल होगा, और ये दोनों एरोमेटिक है, ज्यादा स्टेबल होगा। अब ये दो एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो यहां पर डोनेट कर रहा है कौन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है ऑक्सीजन से, इसलिए नाइट्रोजन का डोनेटिंग पावर ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का डोनेटिंग पावर कम होता है। हम लोग यहां पर कहेंगे नाइट्रोजन का प्लस एम ज्यादा होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन। ओके, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन यहां पर जो होगा डी का होगा, उसके बाद यहां पर सी का होगा, उसके बाद ए का होगा, और सबसे कम स्टेबल कार्बोकैटायन बी का होगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक है। तो देख सकते हो इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू रूल रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, तो डी सी ए बी, इस तरीके से तुम निकाल सकते हो। समझ में आ गया क्वेश्चन? बिल्कुल। अब यहां से आते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 54 हो गया, आपने 57, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज डिफरेंशिएटेड बाय आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है। आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ CH3, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एटलीस्ट 1 मिथाइल होना नेसेसरी है, और इसमें हम लोग रिएक्शन करवाते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए I2 प्लस NaOH, ये कराते हैं। या फिर यहां पे इसी को लिखा जाता है NaOI, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं OI माइनस। अब जो मिथाइल होता है वही मिथाइल इसके केस में कन्वर्ट हो जाता है आइडोफॉर्म में CHI3 में, और रिमेनिंग पार्ट ऑक्सीडाइज करके बनाता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा बना देता है। बच्चों डिस्टिंग्विश जब करना है, डिफरेंशिएट जब करना है, तो क्या होता है, जो पेयर दिया हुआ है, 2 का पेयर दिया हुआ है, मतलब 2 यहां पे कंपाउंड दिया हुआ है, उसमें से एक रिएक्शन करना चाहिए और एक रिएक्शन नहीं करना चाहिए, तब डिस्टिंग्विश होता है। अगर दोनों रिएक्शन कर लिया तो डिस्टिंग्विश नहीं हो सकता है, या दोनों में से कोई रिएक्शन नहीं करेगा तो डिस्टिंग्विश नहीं हो सकता है। डिस्टिंग्विश तब हो सकता है जब एक रिएक्शन करे और दूसरा रिएक्शन नहीं करे। तो यहां पर देखोगे ये C डबल बॉन्ड O के साथ यहां भी CH3 है, इधर भी CH3 है, तो ये रिएक्शन बिल्कुल कर लेगा, और इधर भी एक CH3 है ही C डबल बॉन्ड O के साथ, यानी इसमें दोनों रिएक्शन कर लेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में C डबल बॉन्ड O के साथ इसमें भी मिथाइल है और C डबल बॉन्ड O के साथ इसमें भी मिथाइल है, तो जब दोनों रिएक्शन कर लिया तो क्या यहां पे डिस्टिंग्विश हो सकता है? क्या बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसमें देखो C डबल बॉन्ड O के साथ यहां पे CH3 है, लेकिन यहां पे दोनों साइड क्या है? हाइड्रोजन। इसका मतलब है यहां पर ये जो एसिटल्डिहाइड है ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, CHI3 येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा, जबकि ये नहीं बनाएगा, मतलब आंसर यही हो जाएगा, ये यहां पर आइडोफॉर्म बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, डिस्टिंग्विश हो गया। यहां पे देखो इसमें क्या है, इस दोनों में से कोई नहीं देगा, क्योंकि एक तरफ फिनाइल है दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, यहां पे C डबल बॉन्ड O के साथ मिथाइल है ही नहीं, यहां पे दोनों साइड क्या है? हाइड्रोजन है, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तो दोनों में से कोई रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो डिस्टिंग्विश होगा क्या? नहीं। इसमें से एक रिएक्शन किया एक नहीं किया तो डिस्टिंग्विश हो गया। बच्चों यहां पर CH2I है, ये CH2I आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है, और CHI2 भी आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है। याद रखिए इसमें दोनों रिएक्शन करेगा, ये भी रिएक्शन करेगा ये भी रिएक्शन करेगा, मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट ये दोनों देगा। जानते हो जो आप लोग देखते हो ना कि एक्चुअल में R C डबल बॉन्ड O CH3 डायरेक्ट मैं यहां पर ब्रेक करके कन्वर्ट कर देता हूं CHI3 में, ऐसा नहीं होता है बच्चों, बारी बारी से पहले H निकलता है, तो एक H पहले निकलता है, इसके केस में पहले कन्वर्ट होता है R C डबल बॉन्ड O CH2I, तो ये यहां पर पहले एक I2 के साथ रिएक्शन करके बनता है, तो डायरेक्ट मिथाइल से CHI3 नहीं बनता है, तो पहले ये बनता है, फिर एक और I2 के साथ रिएक्शन होता है, तो R C डबल बॉन्ड O CH के साथ I2 बनता है, 2 आयोडीन ऐड होता है, और फिर एक तीसरा I2 के साथ रिएक्शन होता है, तो C डबल बॉन्ड O के साथ CI3 बनता है। तो बच्चों C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 है ना, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। उसके बाद बीच में एक H को हटा करके एक आयोडीन लगा देंगे, वो भी देता है पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। 2 H लगा दो, 2 H को हटा करके 2 आयोडीन लगा दो, वो भी देता है आइडोफॉर्म टेस्ट। फिर जो CI3 है वो भी देता है आइडोफॉर्म टेस्ट। बीच में ये सब बनता है, उसके बाद फाइनली ये टूट करके CI3 माइनस बाहर होता है और CI3 माइनस H प्लस को लेकर के CHI3 बनाता है। तो ये सब पहले बीच में बनता है, इसलिए ये दोनों देगा यहां पर आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव, ध्यान रखना, इसलिए डिस्टिंग्विश नहीं होगा। तो सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा सेकंड 57 का, क्योंकि एसिटल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट देगा, फॉर्मल्डिहाइड नहीं देगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वो है 60। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इज। सबसे पहली बात देखो यहां पर हो क्या रहा है, इसके केस में तुम देखोगे तो यहां पर एक्चुअल में लगेगा यहां पर SIP, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन उसको कहते हैं। तो जब कोई ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन होगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन का जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो कम हो जाता है नॉर्मल एलिनिन से। तो यहां पर हम लोग ये कहेंगे, इसमें तो SIP लग जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। इसमें क्या लगेगा ना, बी वाले में लगेगा स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, यहां पे लगेगा SIR। बच्चों यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर दिया हुआ है 2 मिथाइल और यहां पर दिया हुआ है OCH3। तो होता यह है कि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, और इस स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण यहां पर रोटेशन हो जाएगा, और रोटेशन जब होगा तो ये जो नाइट्रोजन है और ये जो रिंग है एक प्लेन में नहीं होगा,
ये रिपल्सन से बचने के लिए अपने आप को रिंग क्या करेगा, रोटेट करेगा, जिसके कारण कि ये OCH3 और मिथाइल के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन हो पाए और रिपल्सन नहीं हो। तो रिपल्सन से बचने के लिए जैसे रिंग अपने आप को रोटेट किया तो ये नाइट्रोजन और ये रिंग एक प्लेन में नहीं होता है, यानी अब ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस नहीं करता है इसके केस में। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, SIR, एस्टेरिक इन्हिबिशन ऑफ रेजोनेंस। मतलब एस्टेरिक रिपल्सन के कारण ये नाइट्रोजन और रिंग एक प्लेन में नहीं है, जिसके कारण कि ये लोन पेयर यहां पर कैसा होता है, लोकलाइज्ड। यहां पर एक्चुअल में SIR लग रहा है, और जब इसके केस में SIR लग रहा है यहां पर ड्यू टू एस्टेरिक हिंड्रेंस, तो ये लोन पेयर यहां पर लोकलाइज्ड होता है। और जो लोकलाइज्ड लोन पेयर होता है उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है। तो ध्यान रखना, तो SIR के कारण बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, और यहां पर इसका लोन पेयर कैसा है, डीलोकलाइज्ड। इसका भी क्या है, डीलोकलाइज्ड। तो बच्चों सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसका जो होगा वो होगा यहां पर बी का। ये तो होगा SIR इफेक्ट। SIR इफेक्ट के कारण लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा, सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसी का होगा। उसके बाद देखो यहां पर OMe पारा पोजीशन पर है, तो पारा पोजीशन पे OMe का कौन सा इफेक्ट, प्लस M। और यहां पे भी देखोगे तो यहां पर भी इसका कौन सा इफेक्ट, प्लस M हो रहा है ना। ये प्लस M इफेक्ट यहां पे लग रहा है, लेकिन इसमें देखो दोनों में प्लस M है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहां पे नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, जबकि यहां पर देखोगे तो नाइट्रोजन के साथ क्या है, 2 मिथाइल है। तो मिथाइल का प्लस I भी लग रहा है, तो प्लस I के कारण भी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर 2 मिथाइल का प्लस I भी लग रहा है, तो B के बाद यहां पे सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, D का हो जाएगा। तो B का सबसे ज्यादा ड्यू टू SIR, समझ में आ रहा है क्या। ये OCH3 इसको रिपल्सन देकर के प्लेन चेंज करेगा, जिसके कारण कि नाइट्रोजन का लोन पेयर अब एक यहां पर रेजोनेंस नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर एक प्लेन में नहीं है नाइट्रोजन रिंग के साथ। SIR उसी को कहते हैं। उसके बाद यहां पर नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल है, Me2 का मतलब 2 मिथाइल है, और OMe का प्लस M भी लग रहा है, इसलिए होगा D। उसके बाद कौन होगा, C। और ऑर्थो पे जो प्रेजेंट होता है यहां पर OMe, तो बच्चों यहां पर तुमने सुना होगा यहां पे लग जाता है SIP, यानी कि एस्टेरिक इन्हिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। तो जैसे ही एस्टेरिक इन्हिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन यहां पर लगेगा, तो इसके केस में अब सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा इसके केस में वो A का हो जाएगा। तो BDCA, देखो तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, BDCA थर्ड ऑप्शन इसका भी तो हो जाएगा। तुम देखो 60 का आंसर हो जाएगा थर्ड, BDCA ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 63 इन रिएक्शन, ये दिया हुआ है। अब ये है सैलिसाइलिक एसिड बच्चों, और इसको बनाना है, इसको बनाना है। तुम लोग जानते हो ये क्या है, ये एक्चुअल में एस्प्रिन है। ये यहां पर जो दिया हुआ है ये है एस्प्रिन, और तुम लोग पढ़े होंगे एस्प्रिन कैसे बनता है। जब हम लोग सैलिसाइलिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कैसे होता है उसको देख लो। CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3, या फिर तुम इसी को लिख सकते हो बच्चों CH3 CO का होल टू O, इसी को लिखते हैं शॉर्टकट में CH3 CO का होल टू O। अब यहां पर ये न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होता है फिनॉल का, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होता है फिनॉल का, तो उसी के साथ होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इलिमिनेशन। और जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इलिमिनेशन हुआ तो यही तो फॉर्मेशन किया O, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, और यहां पर रह गया COOH, और बाहर हुआ CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस के साथ H प्लस CH3 COH, ऐसा हो गया। अब देखो तो सबसे पहले यही बना हुआ X की जगह पे क्या होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाओगे सैलिसाइलिक एसिड का, तो जो बना है उसी को हम लोग कहते हैं एस्प्रिन। एस्प्रिन इसी को कहा जाता है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड X की जगह पे होगा, तो रिएजेंट X एंड Y रिस्पेक्टिवली पूछ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा नहीं, सेकंड ऑप्शन होगा नहीं, थर्ड एंड फोर में से कोई एक होगा। लेकिन अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, Y की जगह पे क्या होगा। तो Y में एक्चुअल में अब फिनॉल के साथ रिएक्शन नहीं कराया है, अब रिएक्शन करवाया है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, और फॉर्मेशन किया है बच्चों ईस्टर। और जानते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से ईस्टर कैसे बनता है, जब एल्कोहल के साथ रिएक्शन होता है, यानी कि एल्कोहल के साथ रिएक्शन यहां पे करवा रहा है मिथाइल एल्कोहल के साथ, तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके ईस्टर बनाया है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करा करके अल्कोहल के साथ ईस्टर बनता है, ईस्टरिफिकेशन कहते हैं, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड से निकलता है OH माइनस और एल्कोहल से H प्लस निकलता है, जिसके कारण इस तरीके से होगा OH और फिर होगा C डबल बॉन्ड O के साथ O CH3, ऐसा तो होगा। देख सकते हो इसके केस में वो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है, तो ऐसा होगा यहां पे।
तो Y हो गया हम लोगों को एल्कोहल, वो भी एसिडिक मीडियम में होता है, मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। और X हो गया जो OH के साथ रिएक्शन है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। तो 63 का आंसर यहां पर थर्ड हो जाएगा तुम लोगों को, क्योंकि इसके केस में सबसे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होकर के एस्प्रिन बनेगा और फिर मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके जो है मिथाइल सैलिसाइलेट का फॉर्मेशन करेगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 63 के बाद नेक्स्ट हमको दिया हुआ है 66। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 66 में हम लोगों को सबसे पहले कह रहा है बेंजामाइड। तो बेंजामाइड का मतलब हो गया C डबल बॉन्ड O के साथ NH2, और इसका यहां पर किया जा रहा है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। H2O H+ कर दो शॉर्टकट में, और इसको थोड़ा सा ओपन कर दो H+ OH माइनस में। तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन कर दो, यानी कि सबसे पहले हम लोगों को जो फॉर्मेशन करेगा यहां बेंजामाइड का हाइड्रोलिसिस करने के बाद वो बेंजोइक एसिड बनेगा। तो X हो गया बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड को जब तुम सोडा लाइम के साथ हीट करते हो बच्चों, CaO प्लस NaOH के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? सोडा लाइम कहते हैं। ओके, तो सोडा लाइम के साथ पहले हीट करोगे तो एक NaOH पहले क्या करता है, एक NaOH पहले यहां से H+ को निकालता है और H+ को निकाल करके इसको कन्वर्ट करता है सोडियम बेंजोएट में। अब फर्दर इसको जब हम लोग सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो सोडियम बेंजोएट को जब तुम सोडा लाइम के साथ हीट करते हो तो अब क्या बनेगा? सोचो, पहले यहां बेस है तो एक H+ को निकाल करके बना दिया सोडियम बेंजोएट। और सोडियम बेंजोएट को जब सोडा लाइम के साथ हीट करते हो तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है। और डीकार्बोक्सिलेशन कैसे होगा? देखो शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। जहां C डबल बॉन्ड O डायरेक्टली अटैच्ड है वहां बनेगा कार्बे एनायन। तो C डबल बॉन्ड O जहां अटैच्ड है वहां बनेगा कार्बे एनायन, और वही कार्बे एनायन यहां से H+ को पिक करेगा, NaOH में से H+ को पिक करेगा, यानी कि ये बना देगा सोडियम बेंजोएट से बेंजीन, और बाहर हो जाता है Na2CO3। ये होता है बाहर इसमें। अब ये बेंजीन जो बना, उस बेंजीन का हमको क्या करना है? ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस जब तुम करते हो तो यहां पर जानते हो कि बेंजीन के हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होता है। तो एक एक हाइड्रोजन सभी जगह है। उसके बाद क्या करो, सभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का क्लीवेज करो और उसके दोनों साइड डाल दो एक एक ऑक्सीजन। देख सकते हो बच्चों, तो प्रत्येक बॉन्ड को ब्रेक करो, डबल बॉन्ड को, और दोनों साइड एक एक ऑक्सीजन को डालो। तो देखो कि क्या बना, H C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH। यहां भी देखो H C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH, H C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड H, यानी कि तीनों का तीनों मॉलिक्यूल जो यहां से बना है, गौर से देखोगे H C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जेड पूछ रहा है तो इसको कहा जाता है ग्लाइऑक्जल। ध्यान रखना, इसी को हम लोग कहते हैं ग्लाइऑक्जल। ये हो गया यहां पर आंसर इसका, ग्लाइऑक्जल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 66 का हो गया ग्लाइऑक्जल। 69 में कह रहा है ए पॉजिटिव कार्बाइल एमीन टेस्ट इज गिवन बाय। कार्बाइल एमीन टेस्ट कौन देता है? 1 डिग्री एमीन देता है। सिर्फ ध्यान रखना, 1 डिग्री एमीन यहां पे देता है कार्बाइल एमीन टेस्ट। ओके, अब यहां पर सबसे पहले तुमको दिया हुआ है NN डाइमिथाइल एनिलीन। तो NN डाइमिथाइल एनिलीन कहने का मतलब हो गया CH3 एंड CH3। ये हो गया यहां पे टर्सरी एमीन। क्या टर्सरी कार्बाइल एमीन टेस्ट देता है? नेवर, कभी नहीं, ये नहीं देगा। उसके बाद देखो N मिथाइल एनिलीन। तो N मिथाइल एनिलीन कहने का मतलब हुआ सेकेंडरी, N मिथाइल एनिलीन। ये कैसा हुआ? सेकेंडरी। कभी देगा? बिल्कुल नहीं। तो सेकेंड ऑप्शन गया, ए गया, बी गया। ए है टर्सरी, क्योंकि NN डाइमिथाइल एनिलीन, और ये है N मिथाइल एनिलीन, सेकेंडरी। अब आते हैं 2,4 डाइमिथाइल एनिलीन। तो 2,4 डाइमिथाइल एनिलीन कहने का मतलब हुआ, अब N के ऊपर नहीं है, N बिल्कुल NH2 है। अब एक कह रहा है इसके केस में मिथाइल है 2 पे, तो एक है 2 पे, एक कहां है? 4 पे। तो ये हो गया कौन सा? प्राइमरी। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव देगा, ये प्राइमरी है। उसके बाद पारा मिथाइल बेंजाइलेमिन। तो पारा मिथाइल बेंजाइलेमिन, तो बेंजाइल एमीन हम लोग कहते हैं CH2 NH2 को, और पारा पे एक मिथाइल है तो CH3। तो ये भी कैसा है? प्राइमरी। तो बेंजाइल का मतलब होता है CH2 यहां पर रिंग के साथ, तो CH2 NH2 को कहेंगे बेंजाइलेमिन। तो पारा मिथाइल बेंजाइलेमिन ये हो गया। ये हो गया 2,4 डाइमिथाइल एनिलीन।
तो बच्चों सी और डी दोनों यहां पे पॉजिटिव देगा, तो कौन सा ऑप्शन है 69 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। देख सकते हो 69 का आंसर यहां पे सेकेंड होगा, सी एंड डी हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। देखो 72 नंबर में सबसे पहले तो एक आप यहां पे करेक्शन कर लीजिएगा, इसका आंसर गलत दिया हुआ है और जो सॉल्यूशन आप लोगों को दिया हुआ है वो सॉल्यूशन भी थोड़ा सा गलत है, यहां पे हमको करेक्शन करना होगा। तो सबसे पहले आते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है मैकेनिज्म। तो बच्चों ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है और बनता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो सुनिए, इसके केस में हम लोगों को ऐसा करना होगा कि जो ये दिया हुआ है यहां मिथाइल है और यहां भी 2 मिथाइल है, ये इसके केस में दिया हुआ है, यहां भी एक मिथाइल है, इसमें दिया हुआ है OH। तुम जानते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब इसका हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब तुम इसको हीट करोगे तो ये H+ पहले इसको ब्रेक करो और HSO4- में ब्रेक करो। अब फिर इस एल्कोहल का जो OH का लोन पेयर है वही H+ को पिक करता है, क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप में पहले कन्वर्ट करना है। अब गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के बाद H2O+ निकलेगा, यहां है CH3 और ये हो गया इसके केस में H2O+, ऐसा हो गया। और इसको करने के बाद अब ये गुड लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा और जैसे वाटर यहां से बाहर हुआ तो इसके बाद यहां पर है इसके केस में 2 मिथाइल और यहां है 1 मिथाइल और ये बन गया कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अब सुनो इसमें है क्या, यहां पर एक्चुअल में होगा हाइड्राइड ट्रांसफर, यहां से जो मिथाइल ट्रांसफर कर दिया गया है वो गलत कराया है, वो कार्बोकैटायन थोड़ा कम स्टेबल बनेगा। क्यों बनेगा कम स्टेबल वो भी मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा जब यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो पहले यहां पे हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो जैसे ही तुम इसके केस में 1,2 H- शिफ्ट करते हो, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करते हो तो कुछ इस प्रकार से बनेंगे कार्बोकैटायन, जिसमें कि ये CH3 और ये CH3 और ये जहां पे CH3 है उसी के रिस्पेक्ट में H+ निकलेगा, तो यहां से H- निकलेगा, H- हाइड्राइड शिफ्ट, H- यहां आ गया तो ये हो गया न्यूट्रल, न्यूट्रल हो गया। अब न्यूट्रल होने के बाद यहां पर तुम देख सकते हो बना मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, और वो कार्बोकैटायन के पास अल्फा H का नंबर कितना है, ये जो कार्बोकैटायन बनाए हैं जहां मिथाइल है उसके रिस्पेक्ट में 3 + 2 5, यहां पर हो गया देखो 2, इसके केस में 2 अल्फा H यहां भी है, तो 2 अल्फा H यहां है, 2 अल्फा H यहां है और 3 अल्फा H वहां है, तो 3 + 2 5 + 2 7 अल्फा H हो गया। लेकिन अगर सोचो कि कोई स्टूडेंट यहां से मिथाइल शिफ्ट कर देता है, तो मिथाइल शिफ्ट कर देता है तो कैसा दिखेगा, मिथाइल शिफ्ट करेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये तो मिथाइल अपनी जगह पे रहा और मिथाइल शिफ्ट करेंगे तो एक मिथाइल यहां पर रह गया, दूसरा मिथाइल यहां आ गया और यहां बन जाएगा कार्बोकैटायन। इस कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में अल्फा H का नंबर कितना है, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा H का नंबर है 3 यहां, 2 यहां, 5 और 1 यहां, 6 हुआ मात्र। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर कोई स्टूडेंट यहां से 1,2 मिथाइल शिफ्ट कर देता है तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट करने के बाद जो अल्फा H वो होता है 3 + 2 5 16 होता है, जबकि यहां पर जब हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं तो हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद जो बनता है कार्बोकैटायन उसके रिस्पेक्ट में 3 + 2 5 + 2 7 अल्फा H होता है। तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट यही होने वाला है, ठीक है, इसलिए ये यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे। अब इसके रिस्पेक्ट में अब जो HSO4- है वही HSO4- H+ को पिक करेगा, तो H+ कहां से पिक करेगा कि ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगा, वो देखो ज्यादा स्टेबल एल्कीन यहां से बनेगा। अगर ये H+ अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है इस कार्बोकैटायन को, तो 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जिसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं, इस तरीके से हम लोगों को दिखेगा, ऐसा यहां पर इसको दिखाओ। अब इसमें जो 2 मिथाइल है उस दोनों मिथाइल को अपनी जगह पे रहने दो और इसके रिस्पेक्ट में यहां से हमने निकाला H+, तो ये एल्कीन बन गया। और ये एल्कीन जो बना इसमें अल्फा H कितना हो गया, अल्फा H हो गया 3 + 2 5 to 7, तो अल्फा H का नंबर उस एल्कीन में 7 हो गया। लेकिन अगर सोचो तुम खुद, अगर कोई स्टूडेंट इस कार्बोकैटायन रिस्पेक्ट में नीचे से H+ को निकाल देता है, तो नीचे से H+ को अगर निकालता है तो कुछ इस प्रकार से बनेगा एल्कीन कि यहां पर इस तरीके से हम लोगों को दिखेगा। थोड़ा सा देखना, जगह की कमी है, यहां पर ये CH3 है, ये फिर CH3 है, ऊपर भी CH3 है और
यहां से अगर H+ निकाले हैं नीचे से तो ये बनेगा, लेकिन इसमें अल्फा H का नंबर कितना है? अल्फा H का नंबर देखोगे तो 3 + 2 5 हो गया। मतलब ये कैसा बनेगा? इसके केस में ये बनेगा माइनर, और मेजर जो बनेगा वो ये वाला बनेगा जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन है। तो ये अल्फा H 7 है, तो अल्फा H 7 है तो वही हो जाएगा मेजर। तो बच्चों पहले तुम जानते हो कि 1 हाइड्राइड शिफ्ट होता है, फिर मिथाइल शिफ्ट होता है। तो यहां पर जब हाइड्राइड शिफ्ट हम लोगों ने किया है तो अल्फा H जो हुआ है इस कार्बोकैटायन के पास 7 हुआ है, मोर स्टेबल। और अगर यहां पे जो सॉल्यूशन दिया हुआ है आप लोगों को, दिया हुआ जो है उसमें मिथाइल शिफ्ट कराया है तो अल्फा H 6 होता है, इसलिए वो गलत है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये जो आंसर हम लोगों को दिया हुआ है वो नहीं होगा सेकंड वाला, इसका सुधार कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। इसका आंसर यहां पर जो होगा हमको वो इसके रिस्पेक्ट में हाइड्राइड शिफ्ट करके बनाए हैं। तो 3 + 2 + 2, 3 + 2 5 + 2 7 हो जाएगा। तो इसके केस में मेजर जो होगा थर्ड वाला होगा। 4 भी ऑप्शन यहां पर गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये यहां पर देखोगे तो अल्फा H का नंबर 3 + 2 5 है। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर कहेंगे कि 72 का आंसर थर्ड हो जाएगा। 75 में कह रहा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ द एबव एल्कोहल इन वाटर डिक्रीजिंग इन द ऑर्डर। बच्चों बॉइलिंग पॉइंट का जस्ट उल्टा यहां पर करना होगा, तो ध्यान रखना सॉल्युबिलिटी जो होते हैं, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं ब्रांचिंग के। ब्रांचिंग बढ़ने से सॉलिडिटी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा एक्सप्लेन करता हूं। और यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास का। देखो कैसे होता यह है कि इसका जानते हो, कोई चीज वाटर में सॉल्युबल ज्यादा कब होगा? जब वो ज्यादा होगा पोलर होगा। यहां पे OH के रिस्पेक्ट में लास्ट वाले कार्बन का डिस्टेंस ज्यादा है, 1 2 3 4 डिस्टेंस बढ़ चुका है। तो डिस्टेंस बढ़ रहा है तो -I कम लगेगा, -I कम लगेगा तो पोलरिटी कम होगा। यहां पे देखो 1 2 3 1 2, यहां पे OH का डिस्टेंस लास्ट वाले कार्बन से कम हो गया तो -I ज्यादा लगेगा तो डेल्टा प्लस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। यहां पे देखो 1 2 1 2 1 2, यहां OH का डिस्टेंस लास्ट वाले कार्बन से बहुत कम है, डिस्टेंस कम है तो -I ज्यादा लगेगा, ज्यादा पोलरिटी होगा। तो सबसे ज्यादा पोलर होगा वहां जहां ब्रांचिंग ज्यादा है, यानी थर्ड में OH का डिस्टेंस जितना कम होगा लास्ट वाले नॉन पोलर एल्काइल से, तो नॉन पोलर एल्काइल से डिस्टेंस जितना कम होगा, ये -I के द्वारा ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो डेल्टा प्लस का मैग्नीट्यूड यहां पे क्या होगा? ज्यादा। और जितना ज्यादा डेल्टा प्लस का मैग्नीट्यूड होगा तो वाटर के डेल्टा माइनस के साथ डायपोल डायपोल अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और OH का तो H बॉन्ड बनता ही है जानते हो, इसलिए जितना ज्यादा होगा पोलर मॉलिक्यूल वाटर में आसानी से डिसॉल्व होगा। आंसर होगा इसका 3 2 1। एक ही ऑप्शन तो मैच कर रहा है, यानी कि तुम देखो 75 का आंसर यहां पर 4 होने वाला है। कहीं कोई दिक्कत यहां पर होगा ही नहीं बच्चों। ठीक है, अब आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर में हम लोगों को क्या कह रहा है? फिनॉल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिल्कुल करेक्ट कह रहा है। अगर तुम ESR की बातें करो तो ESR रिएक्शन जो होता है फिनॉल का ज्यादा होता है बेंजीन से, क्योंकि हम लोग ये पढ़े हैं रेट ऑफ ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल +I+ है, क्योंकि जितना ज्यादा लगा हुआ रहेगा डोनर, तो डोनर इलेक्ट्रॉन रिचनेस को बढ़ाता है, जिसके कारण की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोफाइल का अट्रैक्शन बढ़ेगा। यानी कि ओवरऑल हम लोग कहते हैं कि रेट ऑफ ESR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल +I+ है। तो ये बिल्कुल करेक्ट कह रहा है कि फिनॉल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद रीजन में कह रहा है इन केस ऑफ फिनॉल द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। सही बात है, जब तुम फिनॉल में कराते हो यहां पर ESR रिएक्शन तो बच्चों होता क्या है? ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है। नहीं तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है, तो मान लो कि इलेक्ट्रोफाइल को तुमने ऑर्थो पे अटैक कराया, तो ऑर्थो पे जब जाएगा इलेक्ट्रोफाइल तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अगर ऑर्थो पे गया, क्योंकि OH डोनर है तो डोनर के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पारा पे जाता है इलेक्ट्रोफाइल, तो पहले से यहां पर एक हाइड्रोजन है, एक गया इलेक्ट्रोफाइल, तो यहां पे क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन के ऊपर कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस है। या तुम कहोगे सर हम पारा पे अटैक कराना चाहते हैं, तो करो। अगर तुम पारा पे भी अटैक करते हो बच्चों तो अब क्या होता है सो सुनो, ये इलेक्ट्रोफाइल मान लो इस पाई बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन लेके कहां अटैक हो गया? पारा पे। तो पारा पे पहले से एक हाइड्रोजन है, उसको तो यहां पे दिखाओगे ही, तो इसके केस में ये पाई बॉन्ड अब यहीं रहा, यहां पहले से एक H होगा, यहां इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करोगे तो जहां इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करोगे उसके बगल वाला कार्बन पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज, बना दिया। अब भी देखो तुम क्या है,
पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर। तो यहां पे OH का प्लस M लगता है। कार्बोकैटायन जो बना, जहां तुम पारा पे अटैक कराए इलेक्ट्रोफाइल को, उसके बगल में बनेगा पॉजिटिव चार्ज। और यहां भी तुम देखोगे ऑर्थो पे भी अटैक कराया, तो जहां तुमने अटैक कराया उसके बगल वाला कार्बन जहां OH है वहां बनेगा कार्बोकैटायन। तो OH का प्लस M लगेगा कार्बोकैटायन के ऊपर, इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकैटायन। जबकि तुम कहोगे बेंजीन में तो कुछ डोनर है ही नहीं, तो बेंजीन में जो कार्बोकैटायन बनेगा, वो बेंजीन में जो कार्बोकैटायन बनेगा इंटरमीडिएट, उसके ऊपर कोई प्लस M नहीं है। जबकि फिनॉल में जो प्लस M, यहां पे जो फिनॉल बनेगा कार्बोकैटायन, उसके ऊपर प्लस M लगेगा OH का, तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फिनॉल का होता है कंपेयर टू बेंजीन। यही कारण है ESR का रेट उसमें ज्यादा होगा। यानी कि एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन होगा। यानी कि 78 का आंसर यहां पर जो तुमको होगा वो थर्ड हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट अच्छे से? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और 78 के बाद दिया हुआ है 81। बच्चों B2H6 के साथ रिएक्शन है और फिर H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम। तो जानते हो इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में लगता है एंटी मार्कोवनी कॉप्स रूल और होता है H और OH का। H और OH का कौन सा एडिशन होगा इसके केस में? वो होगा सिन एडिशन। ये तो पता है तुमको, सिन एडिशन होता है, मतलब H और OH दोनों सेम साइड से ऐड होगा। इसके केस में सबसे पहली बात, जहां पर हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल OH माइनस वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है, यानी नीचे वाले कार्बन पे जाएगा। तो नीचे वाले कार्बन पे यहां पर OH जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन पहले ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या किया है, ये जो लाइन खींचा हुआ है इसका मतलब है CH3। तो जहां CH3 है वहां ऐड कर दिया है OH को, तो ये गलत है। ये देखो इसमें क्या है, सेकेंड में देखोगे तो जहां H एक है वहां पे OH को ऐड किया है, तो OH को यहां ऐड किया और सेम साइड से जहां मिथाइल है वहां पे हाइड्रोजन को सेम साइड से ऐड किया है, यानी सिन एडिशन किया है। थर्ड ऑप्शन देखो, तो थर्ड ऑप्शन में OH को वहां ऐड किया जहां H का संख्या ज्यादा है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल। तो बिल्कुल ये सही लग रहा है, लेकिन क्या हाइड्रोजन को सेम साइड से ऐड किया है? नहीं, यहां जिधर से OH को ऐड किया तो जहां मिथाइल है वहां पे हाइड्रोजन को अपोजिट डायरेक्शन में दिखा दिया। OH है ऊपर, H कहां है? नीचे। तो इस H और OH का जो एडिशन करना है सेम साइड से करना है, तो OH को यहां रखेंगे जहां H है और H को वहां रखेंगे जहां मिथाइल है, दोनों को सेम साइड से, तो वो यहां पर होगा सिर्फ सेकंड ऑप्शन, क्योंकि OH वहां ले गए जहां H पहले से एक था और एक H को उसी डायरेक्शन से ले जाना है जहां से तुमने ले गया OH को, तो वो ले जाएंगे हम लोग जहां पर मिथाइल है लेकिन सेम डायरेक्शन से। तो सिन एडिशन इसके केस में हम लोगों को करना है। समझ में आ गया आप लोगों को? इसलिए होगा सिन एडिशन के थ्रू सेकंड ऑप्शन। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब ये हो गया हम लोगों का 78 आप लोगों ने देखा, 81 आप लोगों को समझ में आ गया ना? एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल के मुताबिक हम लोगों को OH और H को सेम साइड से यहां पर हम लोगों को ऐड करना है। अब देखते हैं हम लोग 84 नंबर। देखो 84 नंबर में बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों को सबसे पहले करना क्या है कि साइक्लोहेक्सिन का ओजोलाइसिस करना है। तो साइक्लोहेक्सिन का जब तुम ओजोलाइसिस करोगे तो यहां पर एक एक H है पहले, तो सबसे पहले यहां पर O3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो O3 के साथ रिएक्शन, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो बच्चों इसका क्लीवेज करो, एक एक O डाल दो ऊपर नीचे, ओके, ओपन कर दो। तो एक एक O को ऊपर नीचे डालने के बाद क्या बचा? HC डबल बॉन्ड O। देखो 1 2 3 4 CH2, तो 4 CH2 तुम दिखाओगे तो CH2 का होल 4 दिखा, और लास्ट में फिर C डबल बॉन्ड OH दिखेगा। तो हो तो गया HC डबल बॉन्ड O, CH2 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 चार बार, और फिर C डबल बॉन्ड O के साथ H हो गया। और फिर वन इक्विवेलेंट क्या है? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होगा? यहां से न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, ये तो हो जाएगा ऐसे। अब जैसे हुआ तो ये वाला HC डबल बॉन्ड O अपनी जगह पे, और फिर यहां पे दिखा दो एक CH2 का होल 4, और ये हो गया C के साथ O माइनस, और यहां पर हो गया MgBr प्लस, और यहां एक पहले से हाइड्रोजन है और एक आकर के ऐड कौन हो गया? CH3। ऐसा पहले बनेगा, देख लो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर दिया। अब उसके बाद जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया तो उसके बाद करना है हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहां से ब्रेक कर दो H प्लस और OH माइनस में। अब क्या होगा? ये जो O माइनस है H प्लस को पिक करेगा, तो H प्लस को पिक करेगा बच्चों, बनेगा HC डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH2 का होल 4, उसके बाद
यहां पर एक CH है, CH3 को मैं सीधा करके लिख देता हूं और ऊपर में क्या कर देता हूं, OH, ऐसा कर देता हूं और बाद बाकी बाहर हो जाएगा MgOH-Br, Mg प्लस के साथ OH माइनस जाएगा तो MgOH-Br बाहर हो जाएगा। फर्दर यहां पे क्या करना है, लास्ट में देखो X जो तुमको सबसे पहले बना ये बन गया X और Y जो बना हम लोगों को ये बना ये Y बन गया। अब कॉपर के साथ हीट करना है तो जानते हो कि सेकेंडरी अल्कोहल को जब कॉपर के साथ हीट करते हैं तो कीटोन बनता है। तो यहां पर ऐसा होगा HC डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH2 का होल 4 और ऑक्सीडेशन का मतलब होगा कॉपर के साथ होगा डिहाइड्रोजिनेशन। तो डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन, एक निकलेगा H यहां से, एक निकलेगा H यहां से, एक H प्लस एक H माइनस, तो यहां पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो 2 डिग्री का जब तुम करोगे यहां पर ऑक्सीडेशन तो कीटोन का फॉर्मेशन करता है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल सेकंड ऑप्शन है। तो बच्चों पहले तुम करोगे ओजोलाइसिस, देख लो ऐसा बनेगा, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा और 2 डिग्री अल्कोहल का जब कॉपर या सिल्वर मेटल के साथ हीट करते हैं तो यहां पर फॉर्मेशन जो कर देता है वो कीटोन का फॉर्मेशन करता है। 84 का आंसर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके, अब आते हैं 87। तो 87 नंबर पहले भी एक बार मैंने कहीं देखा है, इसको आपको पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक कन्वेंशन बढ़ा दिया, तो साइक्लोपेंटानोन दिया हुआ है। इस साइक्लोपेंटानोन को क्या करना है, पहले एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि डाइल्यूट अल्कली है ना, डाइल्यूट NaOH है, तो डाइल्यूट NaOH के साथ जब भी रिएक्शन है तो एल्डोल कंडेंसेशन है। क्या करो, बहुत आसान है, एक मॉलिक्यूल से निकालो C डबल बॉन्ड O और दूसरे मॉलिक्यूल से निकाल दो 2 अल्फा H, बात खत्म। तो जैसे ही हमको इस प्रकार का क्वेश्चन डाइल्यूट NaOH के साथ हीट करने के लिए दिया तो एक मॉलिक्यूल से निकाल देंगे ऑक्सीजन, दूसरे से निकाल देंगे 2 अल्फा H और जो बचा उसको तुम आपस में यहां पे लिंक कर दो। तो ये इस तरीके से इसको तुम ऐड करोगे तो ये बन जाएगा ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। वाटर निकाल दो, एक लाइन में सब क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो, इसको ऐसा होता है। अब फर्दर करा दो इसमें क्या, क्लिमेंसन। तो क्लिमेंसन कराओगे तो क्या होगा, जिंक एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो वो क्या करता है, C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट करता है। तो C डबल बॉन्ड O को CH2 में जब तुम कन्वर्ट करेगे तो ये ऐसा फॉर्मेशन करेगा। आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। इस तरीके से तुम देखोगे तो 87 का आंसर यहां पर हम लोगों को थर्ड आने वाला है, ठीक है। ओके, अब चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 90 एसर्शन रीजन का फिर से एक क्वेश्चन है। तो 90 में कह रहा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH इज मोर रिएक्टिव देन, यानी कि इथाइन इज मोर रिएक्टिव देन 2-ब्यूटाइन टुवर्ड्स HCl। बच्चों एल्कीन और एल्काइन का जो रिएक्शन होता है HCl के साथ वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, EAR होता है। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ध्यान रखना, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल +I + M होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल -I - M होता है, ठीक है, ध्यान रखना। यानी यहां पर कोई +I नहीं लग रहा है, यहां पे कितना +I लग रहा है, 2, तो यहां पे +I 2 लग रहा है, यानी कि ये ज्यादा रिएक्टिव होगा HCl के साथ। तो पहली बात तो ध्यान रखना, कोई भी एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, HCl HBr HI के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, यानी कि इसके केस में ज्यादा रिएक्टिव होगा 2-ब्यूटाइन। तो ये जो कह रहा है असर्शन में कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH इज मोर रिएक्टिव देन 2-ब्यूटाइन, ये गलत कह रहा है, ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, दोनों +I लग रहा है। उसके बाद कह रहा है द कार्बोकैटायन फॉर्म फ्रॉम लेटर इज मोर स्टेबल देन दैट फ्रॉम द फॉर्मर, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बनता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो हम लोग देखते हैं कि किसका कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा। तो मान लो कि फर्स्ट वाले का तुम कार्बोकैटायन बनाते हो तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH और HCl के साथ पहले रिएक्शन करेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल को पिक करने के बाद एक पाई बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बनाएगा कुछ इस प्रकार से कार्बोकैटायन। मान लो यहां पर H+ ऐड हुआ तो यहां बनेगा कार्बोकैटायन, देख सकते हो। तो यहां पे H+ को ऐड किया, यहां बन गया CH+। और अगर तुम 2-ब्यूटाइन के ऊपर H+ का अटैक कराते हो, तो ये पहले टूटेगा H+Cl- में और ये पाई बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन पिक करके Cl- को बाहर करेगा। तो बच्चों मान लो ये एक H+ यहां ऐड किया तो ये क्या हो गया, CH डबल बॉन्ड के साथ C+ और यहां पर क्या है, मिथाइल, देख सकते हो। जहां पे तुम H+ को ऐड करोगे बगल में बनेगा कार्बोकैटायन, यहां पे क्या लग रहा है, इसका +I लग रहा है ना इधर से, जबकि इसमें कोई +I है क्या, नहीं है। इस मिथाइल का यहां पे +I लग रहा है, इसलिए ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन यहां पर लेटर मतलब इसका होगा। तो वही तो कह रहा है द कार्बोकैटायन फॉर्म फ्रॉम लेटर मतलब इसका 2-ब्यूटाइन का मोर स्टेबल देन दैट फ्रॉम द फॉर्मर, यानी पहले वाले से। यानी कि तुम साफ साफ इसके केस में देख सकते हो
इसमें एसर्शन जो है वो फॉल्स है, बट रीजन जो है वो ट्रू है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ऐसा होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 90 के बाद हो गया 93 में कह रहा है नाइट्रेशन ऑफ पारा आइसोप्रोपाइल टॉलिन अकर्स इन द फ्लोइंग वे। इसमें नाइट्रेशन करना है, तो नाइट्रेशन जब तुम करते हो यहां पर एक्चुअल में मैकेनिज्म होता है ESR, और इलेक्ट्रोफाइल का जो काम करता है वो करता है इसके केस में NO2+। ये NO2+ करता है यहां पे इलेक्ट्रोफाइल का काम, जानते हो। अब ये आइसोप्रोपाइल प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन दोनों शो करता है, और मिथाइल भी प्लस आई एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन दोनों शो करता है। और आपको मालूम होनी चाहिए एल्काइल का हाइपर कंजुगेशन डोमिनेंट होता है प्लस आई के ऊपर, तो हाइपर कंजुगेशन को लेकर के यहां पे बनाना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो अल्फा एच इसमें कितना है 3, और यहां अल्फा एच कितना है 1, यहां अल्फा एच 1 है, यहां पे 3 है। तो बच्चों हाइपर कंजुगेशन के आधार पे यहां पे देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, तो जिसमें अल्फा एच ज्यादा है उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो या पारा पे जाएगा, और जब पारा ब्लॉक है तो ऑर्थो पे जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। यानी कि यहां पर NO2 गया है मिथाइल के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे, तो मिथाइल के रिस्पेक्ट में NO2 ऑर्थो पे क्यों गया, क्योंकि मिथाइल में अल्फा एच ज्यादा है, और हाइपर कंजुगेशन के कारण 3 हाइड्रोजन वहां पे इलेक्ट्रॉन देगा ऑर्थो पोजीशन पे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिथाइल के ऑर्थो पे होगा। इसलिए फर्स्ट में कह रहा है इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप, तो इंडक्टिव इफेक्ट तो होता है थोड़ा वीक होता है कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन, तो ये आंसर नहीं होगा। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ CHMe2 ग्रुप ये नहीं होगा, इसमें होगा हाइपर कंजुगेशन ड्यू टू मिथाइल ग्रुप, हाइपर कंजुगेशन डोमिनेंट ओवर प्लस आई इफेक्ट होता है, और हाइपर कंजुगेशन ड्यू टू CHMe2 तो नहीं होगा। तो जिसमें अल्फा एच ज्यादा है उसी के रिस्पेक्ट में ऑर्थो या पारा पे जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन जब पारा ब्लॉक है तो ऑर्थो पे जाएगा, जिसके पास अल्फा एच ज्यादा है उसके ऑर्थो पे जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो 93 का आंसर होगा थर्ड, हाइपर कंजुगेशन के आधार पे मेजर माइनर यहां पे लिखा गया है। उसके बाद सुनो 96 में कह रहा है द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द फ्लोइंग एल्कोहल व्हेन इट रिएक्ट विद HBr। तो बच्चों तो जब भी तुमको एल्कोहल का रिएक्टिविटी पूछा जाता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल विथ HX, चाहे HBr हो चाहे HI हो कुछ भी हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां पर भी जो होते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, ये होता है इसके केस में। सब में तुम क्या करो OH माइनस को हटाओ, जहां OH अटैच्ड है वहां पे बनाओ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। तो सब में OH माइनस को हटाने के बाद कार्बोकेटायन बनाओ, उसके बाद देखो क्या इफेक्ट लग रहा है। बच्चों ये जो कार्बोकेटायन बना है सब में उसको कहते हैं बेंजाइल कार्बोकेटायन। तो यहां बेंजाइल कार्बोकेटायन के पारा पोजीशन पे NO2 है -M लगेगा, यहां पे OMe है पारा पे, इसका कौन सा लगेगा +M, और यहां पे मिथाइल है कौन सा लगेगा +I एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन। तो यहां मिथाइल का लगेगा +I एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन, यहां लगेगा +M, यहां लगेगा -M। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन किसका होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन यहां पर हो जाएगा तुमको C का, उसके बाद यहां पर हो जाएगा D का, C के बाद होगा D का, उसके बाद हो जाएगा इसमें A का, और सबसे कम स्टेबल कार्बोकेटायन होगा B का। देख लो तो C D A B, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ऐसा होगा यहां पे 96 में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, वो यहां पे कह रहा है कि हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर गिवन कंपाउंड। ये देखो इसमें सिमेट्रिकल कंपाउंड है, और सिमेट्रिकल कंपाउंड तुमको दिया हुआ है, और इसमें दोनों तरफ आइडेंटिकल OH OH और मिथाइल मिथाइल दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या तो तुम फॉर्मूला पे निकाल सकते हो या डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे, तो डायरेक्ट तुम यहां पे निकाल दो। देखो इसके अबाउट शेष एक हो गया, एक यहां पे क्या निकालोगे ट्रांस, ये हो गया, तो 2 हो गया, और एक बार इसका शेष इसका ट्रांस, और या तुम लिखोगे इसका ट्रांस इसका शेष, लेकिन ये दोनों क्या हो गया आइडेंटिकल, ये दोनों आइडेंटिकल हो गया, तो इसको मिला के सिर्फ तुम एक मानोगे, और ये हो गया अलग, इसको दूसरा मानोगे, इसको तीसरा मानोगे, 3 ही होगा। कैसे बच्चों, इधर भी देखोगे इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट मिथाइल है,
इसके अबाउट भी मिथाइल है, इसके अबाउट भी OH है, इसके अबाउट भी OH है, तो दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या है, आइडेंटिकल है। तो जब दोनों आइडेंटिकल है तो चाहे इसका तुम सिस रखो, इसका ट्रांस रखो, चाहे इसका ट्रांस रखो, इसका सिस रखो, घुमा फिरा करके सेम आने वाला है। या फिर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इक्वल टू जो तुम लगाते हो फॉर्मूला 2n-1 प्लस 2n-2/2, ये करके तुम निकाल सकते हो, जो इवेंट नंबर में हम लोग निकालते हैं फॉर्मूला। तो यहां पर जब भी तुमको इस प्रकार का दिया हुआ रहे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिया हुआ है वो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल, और दो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है, तो वहां पे ऑलवेज होगा 3, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके केस में हो जाएगा तुमको 3, यानी कि 99 का आंसर यहां पे होगा 3। सिस सिस, ट्रांस ट्रांस, सिस ट्रांस और ट्रांसिस दोनों आइडेंटिकल होता है, टोटल यहां पर 3 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से पूरा इसका हम लोगों ने सॉल्यूशन देख लिया। ओके, उम्मीद करता हूं आप एक्सप्लेनेशन को अच्छे से एंजॉय किए होंगे, और जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं, चाहे स्पॉट टेस्ट हो, चाहे डीपीपी हो, चाहे AITS हो, इसको आप बनाने के बाद खुद से एनालिसिस किया कीजिए, एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चन को जाकर के खोजा कीजिए कहां पे ये लिया गया है, उस कॉन्सेप्ट को आप क्लास नोट्स से जाकर के सीखो, रिवीजन करो। ओके, थैंक यू।